एक तरफ तो मेरे भाई की शादी की पहली रात, जबकि दूसरी तरफ मैं अपनी फेसबुक पर एक अनजान लड़की से बातचीत बढ़ाने में मसरूफ था। कुछ ही देर हम दोनों ने लाइव कॉल शुरू कर दी और जैसे ही अब हमारी बातचीत आगे बढ़ हम मजीद करीब आते मेरे भाई के कमरे से भाभी की सुकून भरी आवाज़ें सुन रहा था और इधर मल रहा था जैसे मेरी बात हो रही है और मुकम्मल मूड में आ चुकी थी। थोड़ी देर में इसने मुझे अपना मुकम्मल दीदार कराया और इसका दीदार करके मैं अपना कंट्रोल खो बैठा और फिर हम बातों ही बातों में मुलाकात का मंसूबा बनाने लगे। लेकिन ये मसला था कि वो मुल्तान में रहती थी और मैं इस्लामाबाद में रहायश पजीर था। मेरी भाभी एक निजी स्कूल में पढ़ाती थी और भाई रेलवे में बतौर मैकेनिक का काम करते थे, इसलिए वो सुबह जल्दी अपनी मुलाजमत पर निकल जाते और हम दोनों भाभी और मैं स्कूल के लिए अक्सर साथ निकलते और बाहर लोग हमें मियाँ बीवी समझने लगते क्योंकि हम दोनों में बहुत इत्तेफाक था। एक बार जब मैं एक सिग्नल पर रुके तो एक भीख मांगने वाली अम्मा हमारे करीब आई और बोली, तुम दोनों मियाँ बीवी सलामत रहो, अल्लाह तुम्हें चांद जैसा बेटा अता करे। भाभी ये सुनकर मुस्कुराई और मेरे कान में हल्का सा मरोड़ कर हंसते हुए बोली कि देवर जी अब इस फकीरनी को दुआ पर आमीन मत कहोगे। ये मैं कहूँ। इसकी बात सुनकर मैं जोर से हंसा और इसे कई वाकयात सुनते जैसे जिनका जिक्र फिलहाल मुनासिब नहीं, शायद इसी वजह से कुदरत हमारा मुस्तकबिल एक साथ लिखा था। खैर उस दिन हम दोनों घर गए और अपने एक कमरे में जाकर सो गए। शाम को जब उठा तो देखा कि भाभी जाने की तैयारी कर रही थी और इनके चेहरे पर कुछ परेशानी के असर थे। मैंने पूछा, भाभी आप कहीं जा रही हैं? भाभी ने कहा, हाँ जरा डॉक्टर के पास जाना है। ये कहकर उनके चेहरे पर मजीद संजीदगी। मैंने परेशानी में पूछा, भाभी सब ठीक तो है? मेरे सवाल पर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नहीं देवर जी, बस मामूली से चेकअप है। उनके अंदाज से मुझे लगा कि जैसे वो कुछ छुपा रही है। मैंने कहा, अगर चाहे तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ। भाभी ने जवाब दिया कि वो पड़ोस की कौसर आंटी के साथ जा रही हैं, जो हमारी गली की सबसे सरगर्म खातून थी और मोहल्ले में सबके बारे में इल्म रखती थी। मैंने इन्हें जाने से की इजाजत दी और वो मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गई। सादिया और मैंने यूनिवर्सिटी एक साथ मुकम्मल की थी। एक दिन यूनिवर्सिटी में फेयरवेल पार्टी में आजम भाई की जानिब से मदऊ किए गए। वहाँ पर इनकी नज़र सादिया पर पड़ी तो उन्होंने इसे पसंद कर लिया। कुछ दिन तक भाई सादिया के बारे में कुछ बातें करते रहे। जब उन्होंने अपनी पसंदगी का मुझसे इजहार किया तो इब्तिदा में मुझे थोड़ी हैरत हुई, मगर जल्द ही भाई की खुशी में खुश हो गया। वैसे भी सादिया को मैंने कभी इस नज़र से नहीं देखा था, इसलिए मेरे लिए ये कोई मसला नहीं था। आजम भाई की ये बात जब कौसर आंटी से की तो हमारी बतौर सरपरस्त सादिया के घर भाई का रिश्ता ले गई। हमारा कोई सरपरस्त न होने की वजह से शादी सादगी से 2 महीने में तय हो गई। शादी वाले दिन मैंने भाभी को खूब तंग किया और सादिया से भाभी और देवर के रिश्ते के बजाय दोस्ती का इजहार किया, जिस पर वो बहुत खुश हुई। अब खैर भाभी को डॉक्टर के पास गए काफी वक्त गुजर चुका था और सादिया भाभी अभी तक वहाँ से वापस नहीं आई थी। मेरी भूख की शिद्दत बढ़ती चली जा रही थी। कुछ देर बाद भाभी वापस आई और इनके पीछे भाई भी आ गया और हम तीनों ने मिलकर खाना खाया और कुछ देर बाद अपने अपने कमरों में चले गए। तकरीबन 1 घंटे बाद भाई मेरे कमरे में आया और कहने लगे कि मैंने मेरी रात की ड्यूटी लगा दी और वहाँ ओवर टाइम भी लगाया करूँगा। ये बात मैंने तुम्हारी भाभी को बता दी और इसका यही कहना है अगर हम दोनों बातचीत करें तो तुम्हारी शादी कर पाएंगे, इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब मैं छुट्टी पर ही घर आऊँगा। मैंने जवाब दिया, भाई इसकी क्या जरूरत है, तो हम तीनों मिलकर कमा तो रहे हैं, तो इस तरह आप भाभी को वक्त नहीं दे पाएंगे। भाई ने कहा, तुम सही कह रहे हो, मगर दिन ब दिन बढ़ती महंगाई की वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। ये कहकर भाई खुश खामोश हो गए। सुबह मामूल के बरखिलाफ जब भाभी मुझे जगाने के कमरे में आई तो मैं तैयार होकर जब बाहर आया तो भाभी इस वक्त नाश्ता तैयार कर रही थी। मैंने इन्हें सलाम किया और भाई के बारे में पूछा तो भाभी ने बताया कि तुम्हारे भाई तो सुबह ही कपड़ों का बैग लेकर ड्यूटी पर रवाना हो चुके हैं। फिर स्कूल जाते हुए भाभी ने कहा कि वापसी पर हम मम्मा के घर चलेंगे, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा ठीक है। भाभी वहाँ पहुँचने पर भाभी की वालिदा और वालिद भी मौजूद थे और कोई जरूरी बात करने के लिए वो तीनों अंदर चले गए। काफी देर बाद जब भाभी बाहर आई तो ऐसा लग रहा था कि वो रो रही थी। वापसी का सफर खामोशी से गुजरा। हमारे घर पहुंचते ही भाभी कमरे में चली गई और दरवाजा लॉक कर लिया। काफी देर बाद जब बाहर निकली तो मैं बाहर से कुछ खाने को ले आया। ट्रे में खाना रखकर मैंने भाभी के कमरे में बढ़ा दिया। जैसे ही मैंने दरवाजे का हैंडल घुमाया तो दरवाजा खुल गया और बेड पर बैठी फोन पर किसी से बात कर रही थी। मैं जानती हूँ
हूँ, मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे देखकर आहिस्तगी से बोली। मैंने बाद में ये बात बाद में करती हूँ और ये कहकर फोन काट दिया। मैंने खाना टेबल पर रखा और पानी लेने के लिए वापसी किचन चला गया। इतनी देर में भाभी ने मुंह धोकर आ गई और बोली, मुझे आवाज दे लेते हसन। मैंने कहा, नहीं भाभी, मैंने आपको तंग करना मुनासिब नहीं समझा। ये कहकर मैं सोफे पर बैठ गया और कमरा, हालांकि बेड भी था, कुर्सी भी थी, लेकिन वहाँ बैठने के बजाय मेरे साथ ही सोफे पर बैठ गई। मैंने महसूस किया कि वो मेरे बहुत करीब हो रही हैं। हालांकि सोफे पर 3 अफराद के बैठने की जगह थी। हम दरमियान में फासला रख सकते थे, मगर उन्होंने सारा फासला खत्म कर दिया और फिर कुछ देर हम दोनों खामोश रहे। लिहाजा जब ज्यादा देर खामोश ना रहा गया तो मैंने कहा, भाभी, मुझे कतन इल्म नहीं कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। कभी आप डॉक्टर के पास जाती हैं, कभी अपनी मम्मा के घर, लेकिन मम्मा के घर से जब वापस आती हैं तो आपकी आंखों में वाज़े नजर आ रहा होता है कि आप जैसे बहुत ज्यादा रोती रही हैं। और भाई भी मेरी शादी और ओवर टाइम की ड्यूटियां कर रहे हैं। हालांकि अक्सर बीवियों ओवर टाइम से मसला होता है, मगर आपने भाई के फैसले की हिमायत की। देखें भाभी, आप पहले मेरी अच्छी दोस्त थी और भाभी आप अपने दिल की बात हर बात बिला झिझक बता सकती हैं। फिर भाभी कुछ देर तो खामोशी से खाना खाती रही, फिर आहिस्ता से बोली, बहुत मजबूर हूँ हसन। ये कहते हुए मैंने कंधे पर अपना सर रखकर फूट कर रोने लगी और बोली, हसन, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, मुनासिब वक्त आने पर तुझे सब कुछ बता दूंगी। ये कहकर वो बर्तन उठाकर किचन की तरफ चली गई। ये बात सुनकर मुझे महसूस हुआ कि भाभी फिलहाल मुझे कुछ नहीं बताना चाहती, इसलिए मैं मायूसी से वापस अपने कमरे में चला गया। अगले दिन भाभी ने छुट्टी कर ली, जबकि मैं स्कूल चला गया। दोपहर को खाने के बजाय मैं अपने किसी दोस्त के पास बैठा रहा। दोस्त भी मुझे परेशान देखकर बार बार मेरी परेशानी पूछता रहा, मगर मैं इसे क्या बताता कि मैं खुद भी पूरी तरह मालूम नहीं कि परेशानी क्या है। शाम को जब घर वापस आया तो भाभी ने मुझसे खाने का पूछा, मगर तबीयत बोझल होने के बाद मैंने खाना खाने से इनकार कर दिया और अपने कमरे में जाकर लेट गया। फिर रात के किसी पहर मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे ऊपर चादर डाली। सुबह जब मेरी आंख खुली तो चादर वाकई मेरे ऊपर थी। मैंने हैरत से पूछा कि भाभी ही कमरे में आई होंगी। मुझे बगैर चादर के सोते देखकर ये डाल दी गई। जब खैर सुबह हस्बे मामूल हम दोनों भाभी देवर स्कूल की तरफ रवाना हुए तो दूसरे दिन सुबह मुझे भाभी जगा रही थी, तो इस वक्त नींद मेरे अपने लंबूतरे हाथ में पकड़ा हुआ था। जब भाभी का अंदाजा हो गया कि मैं इसे जागने वाला नहीं, तब उन्होंने मुझे बाजू से पकड़कर सीधा कर दिया और जिसकी वजह से मेरी आंख खुल गई। मगर जब मेरी नजर अपने दूसरे हाथ पर पड़ी तो वो बिल्कुल होशियार होकर खड़ा था और एकदम शर्मिंदा सा हो गया। भाभी मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकल गई। कुछ देर खामोशी से बेड पर बैठता रहा और सोचता रहा कि भाभी क्या सोच रही होंगी। खैर शाम को जब टीवी देख रहे थे तो इतने में भाभी मुझसे कहा कि मैं आंटी से मिलने जा रही हूँ। मैंने कहा ठीक है। कुछ देर बाद जब वापस आई तो इनके हाथ में एक फाइल थी, इसे लेकर वो अपने कमरे में चली गई। काफी वक्त गुजर गया। मैं तजस्सुस में जब इनके कमरे की तरफ गया तो मैंने कमरे से भाभी के रोने की आवाजें सुनी। मैंने जब दरवाजे से झांकते हुए देखा तो भाभी बेड पर बैठी अपना चेहरा हाथों में छुपाए रो रही थी। फिर मैं कमरे में दाखिल हुआ और मैंने भाभी के करीब जाकर पूछा, आपको क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? मगर भाभी खामोश रही और खामोशी से फाइल मेरी तरफ बढ़ा दी। जब मैंने फाइल खोली तो हैरत ज़्यादा रह गया, क्योंकि ये फाइल मेरे भाई के हवाले से और इसमें इनकी सेहत के बारे में कुछ संगीन इंकिशाफात थे। मेरे भाई औलाद पैदा करने की अहलियत नहीं रखते थे। मैंने फाइल बंद की और साइड टेबल पर रखकर खामोशी से कमरे की तरफ चला गया। इस रात भाई मैं वापस घर आ चुके थे। अगली सुबह जब बेदार हुआ तो भाभी और भाई के दरमियान बातचीत चल रही थी। खैर मुझे स्कूल से देर हो रही थी। फिर मैं जल्दी से जब नहा धोकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया तो देखा भाई और भाभी में गुफ्तगू अब झगड़े में तब्दील हो चुकी थी। झगड़ा इतना बढ़ गया कि अचानक भाई ने भाभी को तलाक देने की धमकी दे दी। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आई, लेकिन जब बात वाज़ेह हुई तो भाभी रोते हुए अपने कमरे से चली गई। मैंने भाई को चंद थप्पड़ मारे और गुस्से में कहा, भाई आपने ये क्या कह दिया? भाई मुझ पर उम्र में बेशक 2 साल बड़े थे, लेकिन कद ताकत के लिहाज से मुझे इनसे बरतरी थी। खैर मेरे थप्पड़ों के बाद भाई को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वो भी पछता वे के आंसू बहाते रोने लगे। दिन जैसे तैसे गुजर गए और भाई घर से चले गए। मैं भाभी के कमरे में गया तो देखा कि वो भी घर से जाने के लिए अपना सूटकेस बंद करने की कोशिश कर रही थी, मगर कामयाब नहीं हो रही थी। मैंने आगे बढ़कर भाभी का हाथ पकड़ा और पूछा, भाभी ये आप क्या कर रही हैं? वो गुस्से से बोली, मैंने तुम्हारे भाई से सिर्फ एक चीज ही तो मांगी थी और इसके बदले उसने मुझे धमकी दे दी। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो कहने लगी, तुम मर्दों के पास बीवी को खामोश करने का बस यही तो एक कुलिया होता है। मैंने इसे
से समझाया कि भाई ने गुस्से में कहा है वरना आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। भाभी ने गुस्से में कहा मोहब्बत वो भी मुझसे। मैंने कहा भाभी प्लीज आप सच छोड़ें। भाई भी सुबह से परेशान थे और न जाने कहाँ चले गए। भाई का जिक्र सुनकर भाभी कुछ देर के लिए खामोश हो गए। मैंने फौरन फोन निकाला और भाई को कॉल की। चंद कोशिशों के बाद इन्होंने कॉल उठाई तो मैंने पूछा भाई आप कहाँ हैं? तो आप प्लीज घर वापस आए। भाई ने जवाब में कहा तुम अपनी भाभी का ख्याल रखना। मैंने जल्दी से कहा भाई प्लीज एक बार बात तो सुने, खुदा के वास्ते घर वापस आ जाएं, आराम से बैठकर बात करते हैं, इस मसले का कोई हल होगा ना। भाई ने आस्तीगी से कहा हसन कोई हल नहीं, मुझे पता है कि मैं तुम्हारी भाभी को औलाद का सुख नहीं दे सकता। और मैंने कहा भाई आपका इलाज करवाऊंगा, बस आप वापस आ जाएं। भाई बोले मुझे पता है इलाज कुछ भी नहीं होगा, अब तो सिर्फ एक ही हल है, वो हल तुम्हारी भाभी को ही बता चुका हूँ, मगर वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। अब तुम भी भाभी को मनाओ कि वो मेरी बात मान ले, क्योंकि इसमें तो हमारी भलाई है। और मैंने पूछा भाई वो कौन सी बात है जो भाभी नहीं मान रही? भाई ने कहा देखो हसन अभी ये बात हम तीनों के दरमियान है और ये बात किसी सूरत हम तीनों के अलावा किसी को ना पता चले। मैं चाहता हूँ कि घर की बात घर में ही रह जाए। भाई के मुँह से ये तजस्सुस भरी बात सुनकर अब मेरी बेचैनी मजीद बढ़ रही थी और मैंने फौरन कहा भाई प्लीज आप मुझसे जरा खुलकर बात करें। भाई ने कुछ देर खामोशी इख्तियार की और फिर फोन बंद कर दिया। खैर फिर मैंने कुछ ताज़ा हवा लेने के बाद अपने दोस्त को कॉल करते हुए घर से निकल गया। वापसी पर मैं कुछ मुतमईन था और कुछ सोचों में डूबा हुआ था। मैं भाभी के पास आकर बैठ गया और भाई की मेडिकल रिपोर्ट देखने लगा। मैंने भाभी से कहा कि भाई आप भाई की बात क्यों नहीं मान रहे? वो कह रहे थे कि अगर आप मेरी इनकी बात मान ले तो सब ठीक हो जाएगा। भाभी ने मेरी तरफ अजीब नजरों से देखा, बोली हसन क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारा भाई मुझसे क्या चाहता है? मैंने कहा नहीं भाभी मुझे नहीं। कुछ देर खामोशी के बाद भाभी बोली कि देखो तुम्हारा भाई चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ। इतना कहकर भाभी खामोश हो गई और मैं किचन में चली गई। मैंने फाइल बंद की और इनके पीछे किचन में जा पहुंचा और भाभी ने मुड़कर मेरी तरफ देखा और रोते हुए कहा हसन तुम्हारे भाई जो चाहते हैं वो दिल से कबूल नहीं करूंगी। मैंने कहा अच्छा भाभी अब आप सब बस चुप हो जाएं, मैं भाई से बात करता हूँ। ये कहकर अपने कमरे में आया और भाई को कॉल की। मैंने भाई से पूछा भाई क्या हम किसी अच्छे डॉक्टर से दोबारा चेकअप करवा सकते हैं? भाई ने गहरी सांस लेते हुए कहा तुम्हें तो पता है कि मेरा इस्लामाबाद से मुल्तान आना जाना लगा रहता है और मैं वहाँ के तमाम बेहतरीन डॉक्टरों से चेकअप करवा चुका हूँ। इस पर मैंने भाई से पूछा फिर अब क्या होगा इस मसले का हल? भाई ने थके हुए अंदाज में कहा सर मैं खुद परेशान हूँ, इसका क्या हल होगा? मैंने कहा भाई आप बस एक बार घर आ जाए, हम सुकून से बैठकर इस मामले पर तफसीली बात करते हैं। फोन बंद करने वाला था कि भाई ने फौरन कहा हसन एक मिनट। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद वो कहने लगे हसन मेरे ख्याल में इसका एक मुस्तकिल हल है, अगर तुम मुझे गलत ना समझो। जब मैं खामोश रहा और भाभी हिचकिचाते हुए कहा कल हमारी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है और मैं चाहता हूँ कि मेरी जगह तुम सादिया के शौहर बनकर इसके साथ चले जाओ और आज रात तुम सादिया के साथ गुजारो। हसन अब सिर्फ तुम ही मेरे घर को टूटने से बचा सकते हो। और मैंने भाई को मजीद कोई बात ना सुनी और गुस्से की हालत में कॉल बंद कर दी। इसके बाद भाई की चंद मरतबा कॉल्स आई मगर मैंने इन्हें नहीं उठाया। फिर भाई के मैसेजेस आते रहे जिनमें वो मुझे समझाते रहे लेकिन खामोशी से बैठा रहा। फिर उठा वॉशरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ा हुआ और आंखें बंद की, बस भाई की बातें सोचता रहा। फिर धीरे धीरे न जाने क्यों मेरी आंखें बंद आंखों के सामने भाभी का अनदेखा तस्वुर आने लगा। मेरे जहन में मुख्तलिफ वाक़यात फिल्म बनकर चलने लगे। अब मेरे दिल में भाभी के लिए कुछ और ही तासुरात पैदा होने लगे। इनके बारे में कुछ और ही सोचने लगा। फिर जब मैं वॉशरूम से बाहर निकला तो सीधा भाभी के रूम में चला गया। उनके सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। भाभी अफसुर्दा हालत में सर झुकाए कुछ सोच रही थी। मेरी आमद पर उन्होंने सर उठाया और मुझे देखने लगी। कुछ देर तक हम एक दूसरे को देखते रहे मगर मुझे ऐसा लग रहा था कि भाभी मुझसे कुछ कहना चाहती हैं क्योंकि वो मेरी तरफ अजीब नजरों से देख रही थी। और मैं उठकर इनके करीब जा बैठा और बोला भाभी मुझे पता चल गया है भाई आपको क्या करने का कह रहे थे, क्योंकि भाई ने मुझे रात को सब कुछ बता दिया मगर मैंने इनकी बात पर गुस्से में फोन बंद कर दिया तो इस बारे में मैसेज करते रहे। फिर हर मैसेज में भाई ने मेरे और आपके मुताल्लिक ही लिखा। भाभी बस मुझे देखती रही और कुछ ना बोले। और फिर वो तमाम मैसेजेस मैंने भाभी के मोबाइल में पर सेंड कर दिया। उठकर अपने कमरे में आ गया। अभी तकरीबन 1 घंटा ही गुजरा था। मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो सामने भाभी खड़ी थी और मैंने इनको अंदर आने को बोला तो वो अंदर आ गई और मेरे साथ लगकर बैठ गई और कहने लगी यासिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम
मुझे अपनी ज़िंदगी में ये दिन भी देखना पड़ेगा। अगर हम मियाँ बीवी पर हमारे घर वालों का दबाव न होता तो आज इस वक्त तुम्हारे कमरे में न होती, क्योंकि मेरे घर वालों ने साफ अल्फाजों में कह दिया था कि अगर मैं 2 महीनों में इनको बच्चों की खुशखबरी न सुनाई तो वो तुम्हारे भाई से मुझे तलाक दिलवा देंगे और मैं तुम्हारे भाई से अलग नहीं होना चाहती। मैंने कहा ठीक है भाभी, आपकी और भाई की डिमांड पूरी करता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, ये सब हलाल तरीके से करूँगा। भाभी ने पूछा कि वो अब कैसे करोगे? मैंने कहा पहले आप भाई से तलाक लें, फिर इद्दत पूरी होने के बाद आपसे निकाह करूँगा और फिर हलाले के जरिए बच्चे की बुनियाद रखकर मैं आपको तलाक दे दूंगा, फिर आप भाई को अपना लेना। भाभी ने कहा ठीक है, मुझे ये शर्त कबूल है। लिहाजा फिर इद्दत का अरसा कैसे गुजरा पता ही नहीं चला और फिर आर्जी तौर पर भाभी को अपना लिया। फिर उन्होंने खुद उठकर लाइट बंद की और सुबह होने तक हम दोनों एक साथ रहे। फिर जब भाई और भाभी का काम पूरा हो गया तो मैंने भाभी को आज़ाद कर दिया और इस तरह इन दोनों ने इतनी बड़ी कुर्बानी देकर अपने घर को टूटने से बचा लिया। यूं मैंने इसे एक गुनाह से बच गया जिसने मेरे जानने के बाद भी कई सालों तक मेरा पीछा करना था। दुआ है अल्लाह ताला हर बेर औलाद की फरियाद को पूरा फरमाए और इनके आंगन को भी औलाद जैसे मेवे से महरूम ना रखे और जिनकी औलाद है अल्लाह पाक इन्हें नेक और माँ बाप का फर्माबरदार बनाए। आमीन।